हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जैसा कि हमने डे 1 कवर कर लिया, उसके बाद डे 2 भी कवर कर लिया और आज है हमारा डे 3, है ना। तो डे 3 में हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो अगर आपने हमारी डे 1 और डे 2 की वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले इनको वॉच करो और उसके बाद फिर डे 3। तो आप रोज़ मेरे साथ करते जाइए ताकि आपका विद इन 13 डेज में आपके बायोलॉजी के 13 चैप्टर क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक्स सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी, है ना। तो हमको इसमें ये बताना है कि आपके अनुसार हमारी सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस। ओके, मतलब यह एक प्रकार से हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बेटर है, अच्छा है। एंड इट इंक्लूड द फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर एंड सोशल वेलबीइंग, है ना। इसमें हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, इमोशनली भी, बिहेवियरली और सोशली भी फिट रह सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आता है आपका, तो यहाँ से ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि एड्स की बात करें। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। गोनेरिया होता है, निजेरिया गोनेरिया से होता है ना। तो ये जो ट्रांसमिटेड डिसीज है तो इनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए। फिर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये खतरनाक होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैल जाती हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका ये बीमारी के बारे में बताना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? इट कैन ऑल्सो लीड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके बारे में हमको अवेयरनेस लानी चाहिए। नेसेसरी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड स्पेशली यूथ, है ना। यूथ कहे तो टीनेजर्स, जिनका एज क्या है भाई, 12 to 18 है ना। तो इनको स्पेशली प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रेग्नेंट होते हैं। रिगार्डिंग द वेरियस प्रोपोर्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट एज द यंग इंडिविजुअल्स एज द फ्यूचर कंट्री एंड दे आर मोस्ट सक्सेसफुल एट एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। मतलब ये हमको बीमारी के बारे में इसमें क्या करना है, पता करना है। तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट पे हमारा है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हमको जानना है ना। जानकारी होनी चाहिए कि अगर सपोज दैट प्रेगनेंसी हो गई है या होने वाली है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें, बर्थ कंट्रोल कैसे करें। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब एसटीडी के बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर, पहली बात तो हमको ये होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरी बात अगर ये हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हो तो उनको पता करना चाहिए। एंड जेंडर इक्वलिटी विद द हेल्प ऑफ ब्रिंगिंग एंड सोशली कॉन्शियस एंड हेल्दी फैमिली, है ना। और हमको जेंडर इक्वलिटी देना चाहिए, मतलब ये कि मेल हो या फीमेल दोनों के लिए एक प्रकार से बराबर नज़रों में हमको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा प्रायोरिटी मेल को देते हैं या फिर ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, फीमेल को देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशंस। तो इसके रिगार्डिंग हमको अनकंट्रोल जो पॉपुलेशंस हो रही है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ग्रोथ बढ़ रही है, सोशल्स इविल्स मतलब ये दुराचार बढ़ते हैं हमारे समाज के में, जैसे कि रेप कंडीशंस या और बहुत सारी सिचुएशंस, ओके, जो हमारे लिए क्या कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो अमंग यंग इंडिविजुअल्स विल हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी सोसाइटी को बता सकते हैं। तो हमारे अनुसार देखो ये सारे इनके इम्पोर्टेंस हैं। हमारे अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहने से हमको समाज के प्रति व्यवहार के बारे में पता चलता है कि हमको समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। बहुत सारी बीमारी के बारे में पता चलता है, जैसे कि एड्स, गोनेरिया जैसी,
है ना। स्पेशली हमको अवेयरनेस रहना चाहिए किस एज में, टीनेजर्स एज में, है ना, ताकि जो बच्चे होते हैं इनको एक अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों के बारे में समझ सके। तो यही पूरा है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहने का मीन्स ये कि आपको ये बताना है कि इससे हमारे क्या क्या इंपोर्टेंस है, क्या क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में देखते हैं हम कि सजेस्ट द एस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके अनुसार बात कहें तो किसी भी समाज में, या इसी को हम बोलते हैं कि सोशल, किसी भी समाज में जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो इसको देख लेते हैं कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो इट इज़ अ टोटल वेलबीइंग एंड ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन। मतलब ये कि जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यह एक तरह से सभी के लिए अच्छा है। सभी के लिए क्या है, अच्छा है, मतलब कल्याणकारी है। कैसे, क्योंकि हैव गिवन स्पेशल अटेंशन। तो इसके लिए हमको कुछ इम्पोर्टेंट अटेंशन है, कुछ इम्पोर्टेंट पहलू है, तो उनको ध्यान देना चाहिए, है ना, उनको ध्यान देना चाहिए। तो उसको अपन ध्यान देते हैं कौन कौन से पहलू है, तो उस पर अपन नज़र डालते एक प्रकार से। तो सबसे पहली बात ये कि काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल स्पेशली द यूथ। तो हमको मेनली किसकी काउंसलिंग कराना है, यूथ की, है ना। यूथ मीन्स नए युवा वर्ग, है ना। तो जो 12 से और 18 वर्ष के एज के हैं तो इनको हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी सलाह देना चाहिए। एंड एसटीडी के बारे में, इनको एसटीडी के बारे में पता नहीं तो हमको एसटीडी के बारे में इनको बताएं, है ना, कि एसटीडी क्या होता है, ये कैसे फैलता है ना। फिर या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होती हैं इनके बारे में इनको बताना चाहिए, या फिर केस ऑफ प्रेग्नेंट मदर इनके बारे में इनको जानना चाहिए। एंड एडोलसेंस क्या होता है ना, प्रेग्नेंट कोई फीमेल होती है वो कैसे होती है, तो ये सारा इनको बताना चाहिए यूथ को। तो पहला पॉइंट अपना यूथ के बारे में है कि यूथ को इनके बारे में सबसे ये सब जो पॉइंट्स है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी तभी होगी जब हम इसको सेक्स एजुकेशंस को पढ़ेंगे, है ना, या समझेंगे, तभी हमको ये जानकारी होगी। तभी ये क्वेश्चन आएगा कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है कि नहीं, तो उसको भी अपन देखेंगे। दूसरी बात, प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट एंड फैसिलिटी ऑफ सच एज अ मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब ये कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके ड्यूरिंग हमको जो फीमेल रहेगी, वुमेन्स रहेगी, तो उसको मेडिकल सपोर्ट करना चाहिए, उसको सारी सुविधाएं देना चाहिए, है ना। एसटीडी अगर हो गई तो उसको भी हम केयरफुली सही कर सकते हैं, तो उसके हमको मेजरमेंट करना चाहिए बाय द मीडियम ऑफ डॉक्टर। अबॉर्शंस क्या होता है इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इनफर्टिलिटी ये क्या होती है, फॉर द बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो ये सारे एस्पेक्ट ही क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं। तो सीधी बात है, कुल मिला के इसमें हमको जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में हमको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आ गया ना, वही कि स्कूल की बात करें तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन क्या देना जरूरी है क्या, है ना, अगर हाँ तो क्यों। ओके, तो इसका आंसर है हाँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों जरूरी है ये, तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज नेसेसरी। ये स्कूलों में ये जो एजुकेशन है इसको देना, नॉलेज को देना जरूरी है। इट वुड बी प्रोवाइड, पहली बात तो ये क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन यंग इंडिविजुअल द राइट टाइम एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये उन्होंने ये कहा कि जैसे कि सपोज ये टिंकू है ना, अरे टिंकू जो है आपका 12th क्लास में पढ़ रहा है, आपकी क्लास में, है ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए, तो इसको इसकी एज अभी कितनी है, 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष के में इसको पहली बात तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनकी जानकारी इसको लग जाएगी। फिर एसटीडी जो है इसके बारे में इसको पता चल जाएगा, है ना। टीनेजर्स क्या होते हैं इसके बारे में इसको पता चल जाएगा। मेल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं इसके बारे में इसको पता चल जाएगा। फीमेल में क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये जितने भी मेल और फीमेल में चेंजेस आएंगे तो इसको ये पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल में क्या हो रहा भाई, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसको हेल्प मिलेगी कि नहीं,
है ना। ये प्यूबर्टी के बारे में जानता है कि भाई प्यूबर्टी क्या होती है। जब हम 12 ईयर से और 80 एज के बीच में सफ़र करते हैं तो ये मतलब स्टार्टिंग एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। भाई जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं तो वही तो प्यूबर्टी है। एंड एडोलसेंस के बारे में पता चल जाता है, या इनसे होने वाले चेंजेस। जैसे प्यूबर्टी की बात करें तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं कि नहीं। जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ें भारीपन आना, लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, या फिर और जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होना। फिर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, है ना, तो इसके बारे में भी हमको पता चलता है। एंड एसटीडी के बारे में हमको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये तो कोई जितने भी एस्पेक्ट है तो ये सारे हमको क्या कर रहे हैं भाई, प्रोवाइड कर रहा है क्या, नॉलेज। कौन सा नॉलेज, सेक्स नॉलेज। एंड फिर दे यंग इंडिविजुअल्स एंड एडोलसेंट्स आर मोर सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग द वेरियस एसटीडी। तो इनको बहुत सारी एसटीडी के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम कुछ एड्स की बात करें तो एड्स हो जाएगा आपका, है ना, गोनेरिया हो जाएगा, तो ये एसटीडी ही तो है। हेपेटाइटिस हो जाएगा, तो इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता है। राइट टाइम एंड वुड हेल्प द लीड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दी लाइफ। तो अगर हमको ये सही पता चल जाए, सही टाइम पे जानकारी, अच्छा जैसे एड्स की, है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई जो एड्स होता है ये छूने से फैलता है। अरे ये छूने से नहीं फैलता है। ये तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का फ्लूइड, चाहे वो सिलाइवा हो, चाहे वो ब्लड हो, फ्लूइड मतलब लिक्विड मैटर कुछ भी हो, तो अगर इस पर्सन को, जैसे ये टिंकू है, इसको एड्स है, और ये टिंकू से इसे दूसरे सिंकू में चला जाएगा तो इसको एड्स हो जाएगा। मतलब ये छूने से नहीं फैलता है। जो आपका लिक्विड मटेरियल या जो फ्लूइड रहता है, जब ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में भेजता है तो इससे ये एड्स हो जाता है ना। एड्स मेनली होता है सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से। जब हम किसी अननोन पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो उससे फैल जाता है। या फिर हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं, शेविंग करवाने जाते हैं, तो जो एक पर्सन का ब्लड उस पर लगाया और वही हमारे अंदर, तो इस प्रकार से फैल जाएगा। या फिर हम जब ब्लड डोनेट करते तो उससे भी हो सकता है। या फिर जो एक माँ रहती तो माँ से उसके बच्चों से भी हो जाएगा ना। तो ये सारे इसके एस्पेक्ट हैं। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द मिथ, तो एड्स रिलेटेड मिथ और मिसकॉन्सेप्शन को भी हमको जानकारी मिलती है। किसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, है ना। मिथ क्या है भाई, यही तो मिथ है कि बहुत बच्चों को तो यही पता कि एड्स छूने से फैलता है, लेकिन छूने से नहीं फैलता ये, है ना। ये तो स्प्रेड होता है कांटेक्ट में आने से, कांटेक्टस डिसीज एक प्रकार की। तो ये सारी जानकारी मिलती है हमको सेक्स एजुकेशन। तो हाँ, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, तो उसने ये कहा है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधी इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, सुधार हुआ है कि नहीं, कब, पिछले 50 वर्षों में। अगर हुआ है तो मेंशन सम सच एरिया इम्प्रूवमेंट। अगर हुआ है तो बताओ कौन कौन सी एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके नाम बताना है ना। तो ये देखना है। तो हाँ, हुआ तो है ना, यस। इसका राइट आंसर क्या है, यस हुआ है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ट्रीमेंडसली इम्प्रूवमेंट इन इंडिया की बात करें इन द लास्ट 50 ईयर, 50 वर्षों में द एरिया इम्प्रूवमेंट आर एज फॉलो। तो कौन कौन से एरिया, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना, जो टीकाकरण प्रोग्राम है, तो सबसे पहले ये, एंड विच हैज लीड टू द डिक्रीज इन, देखो पहले क्या होता था, इन्फेंट की बात करें तो जो बेबी होते थे, जो बच्चे होते थे, तो जो बच्चे होते थे पहले ये मर जाते थे क्योंकि इनको पहले टीका नहीं लगता था। लेकिन जब से टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन होने लगा, तो तब से इनका जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब बच्चों का जो मरने का रेट है, वो पहले ज़्यादा था, लेकिन अब क्या होगा, ये घट गया, डिक्रीज हो गया। तो ये सुधारित हुआ कि नहीं। तो पहला पॉइंट ये, मतलब आपको IMR के बारे में बताना है। IMR का फुल फॉर्म इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। दूसरा, मैटरनल एंड इन्फेंट दोनों आ जाएगा आपका, IMR भी आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका MMR रेट विच हैज़ बीन डिक्रीज। तो ये भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है क्योंकि बहुत अच्छी केयर आ गई, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हमारे इंडिया में खुल गए, या इनसे कहीं ना कहीं हमको सीख मिली है। मतलब सीख ऐसा कि पहले जो माँ रहती थी, अब उनको सुविधाएं टाइम पे नहीं मिली। अब सपोज है उनका पार्चुरेशन होने वाला है, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई उसके बाद पार्चुरेशन होगा, है ना, लेकिन पार्चुरेशन के बाद उनको सही सुविधाएं नहीं मिली। तो पहले क्या होता था कि जो माँ रहती थी इसकी डेथ हो जाती थी, है ना, इनको अच्छे से केयर नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है।
मतलब ये कहीं ना कहीं इनका जो डेथ रेट है ये भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो ये भी अच्छे एक पहलू है। थर्ड की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, है ना, वी डू एंड अवर डू। तो ये फैमिली प्लानिंग होता है, ऐसा नहीं कि हम दो हमारे 12, है ना। एंड विच हैज़ मोटिवेटेड पीपुल एंड हैव्स स्मॉलर फैमिली। तो सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया, यही तो काम कर रही वो, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना या जो और भी योजनाएं चलती है, प्लानिंग चलती हैं, तो ये क्यों आपको दे रही है, वो प्रोत्साहन दे रही है आपको, वो बेनिफिट दे रही है कि आप अगर एक बच्चा करोगे, एक बच्ची करोगे, तो इससे हम इस बच्ची जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका पूरा खर्चा जो कॉस्ट आएगा गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये सारा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका मेन मकसद आपको क्या करना है, फैमिली प्लानिंग, मतलब स्मॉल फैमिली को मोटिवेट करना हो ना। तो ये हो जाएगा। एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज अ रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द रेट ऑफ सेक्सुअली। तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके हम जो एसटीडी हैं तो इनको भी हम बचा सकते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, है ना। सपोज दैट ये टिंकू है ना, ये टिंकू है, और टिंकू टिंकू जब फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो ये एक जब इससे सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग का यूज करेगा लाइक कॉन्डोम, और इसकी वजह से क्या कर सकता है, ये एसटीडी को भी रोक सकता है या फिर प्रेगनेंसी को भी रोक सकता है ना। तो इसके लिए हमको प्रोटेक्टिंग कवरिंग का यूज करना चाहिए। तो ये हो जाएंगे आपके फोर्थ। अब क्वेश्चन देखते हैं 5 वाला, है ना। व्हाट आर द सजेस्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखो, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है ना, एक्सप्लोज कर रही है, विस्फोट हो गया है। तो भाई ये क्या कारण है, विस्फोट, देखो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोज, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो अगर हम बात करें कि भाई जो जनसंख्या विस्फोट है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग द डे बाय डे, दिनों दिन बढ़ता जा रहा, तो कहीं ना कहीं इसका जो विस्फोट हुआ है तो ये इसके दो मेन कारण हैं। कितने कारण हैं, दो मेन कारण। कि पहली बात तो पहले ज़्यादा मरते थे लेकिन अब बहुत लोग कम मरते हैं, मतलब डिक्रीज डेथ रेट, ये पहला कारण। और इंक्रीज बर्थ रेट, देखो भाई मर तो कम रहे हैं, है ना, मरने वालों की संख्या है भाई कम है, लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप बताओ कि भाई मर कम रहे लेकिन जन्म ज़्यादा ले रहे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं, यस बढ़ेगी ना। तो यही भी इसका क्या है, कारण है। तो दो कॉज इसके हैं। तो द डेथ रेट हैज़ अ डिक्रीज इन द 50 ईयर। क्यों, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सुख सुविधाएं पहले आ गई, मतलब पहले नहीं थी लेकिन अब तो आ गई ना ये। एंड द फैक्टर लीडिंग द डिक्रीज डेथ रेट एंड इंक्रीज बर्थ रेट। तो बर्थ रेट बढ़ रहा लेकिन डेथ रेट घट रहा। एंड और कंट्रोल ऑफ डिसीज, देखो पहले बीमारी से लोग मरते थे, लेकिन आज तो हमको थोड़ा सा दे दूँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमने डिसीज़ को भी कंट्रोल कर लिया। तो इससे भी हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई, है ना। स्प्रेड द एजुकेशन, क्योंकि ये सेक्स एजुकेशन फैल रहा है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, इसके बारे में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। फूड सप्लाई, हम अच्छा खाना खाने लगे, है ना, इमरजेंसी सिचुएशंस। एंड ऑल दिस इज द हेल्थ रिजल्टेड इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ फ्यूचर। तो ये जितनी भी कॉज है तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमको लंबी आयु प्रदान करता है, दीर्घायु प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको यही बताना कि भाई जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, तो आपको बोल देना कि डेथ रेट में कमी आना, है ना, जो बर्थ रेट है या फिर लॉन्गेविटी है, दीर्घायु में इसमें वृद्धि हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जो चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। ये आपातकालीन स्थिति में हमको फूड सप्लाई, या जैसे कि देखो आपातकालीन, जैसे कि सपोज कोई एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ आ गई तो भाई यहाँ पर सब कुछ बह गया इनका, अगर इनको गवर्नमेंट केयर नहीं करेगी तो मर जाएंगे। सपोज यहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 लोग तो मर जाएंगे ना, क्योंकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई गवर्नमेंट मदद करती है ना, यही तो आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, ऊपर से द मीडियम ऑफ हेलीकॉप्टर एंड सम पैकेट ऑफ फूड आर डिलीवर्ड ऑफ दिस पर्सन, ओके। So I think are you understand of this type of questions, and next start question number 6. If the use of contraceptive justified, give reason. उन्होंने ये कहा कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं और अगर ये उचित है तो इसके कुछ कारण दीजिए, है ना। तो हाँ वैसे ये उचित तो है, तो इसके कारण क्या है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एब्सोल्युटली जस्टिफाइड द ह्यूमन पॉपुलेशंस इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। उन्होंने कहा है कि देखो अगर हम इसका यूज़ तो करते हैं, और यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको पॉपुलेशंस को क्या करना है भाई, बढ़ाने से रोकना है, एक्सप्लोजन होने से रोकना है।
तो कहीं ना कहीं इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन को एक्सपोज होने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। मतलब ये कि एक्सप्लोजन जो हो रहा तो उसको कम करने में हेल्प करेगी। एंड द रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टिंग द रिप्रोडक्शंस एंड बिकम नेसेसरी डिमांड इन द प्रेजेंट टाइम। अब देखो ऐसा समझो, देखो कि सपोज दैट ये टिंकू है अपना कोई पुराना वाला दोस्त, ये 12th क्लास बायो में आपका क्लासमेट था, इसने शादी कर ली 12वीं क्लास में। भाई इसने शादी कर ली टिंकी के साथ, इसने शादी की, तो अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइड नहीं यूज करेगा लाइक कॉन्डोम, या फिर सपोज दैट प्रेगनेंसी हो गई तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज नहीं करेगा, तो ये अनजाने में अगर प्रेगनेंसी हो गई या कुछ जानबूझकर हुई, तो ऐसे तो ये देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, पता चला इसने गलती की वजह से कितने 6 बच्चे पैदा कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है भाई, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा कि नहीं। अब इसको भाई ये गलती हो भी गई अगर इससे, तो बस ये जाएगा अबॉर्शन करा देगा, है ना, या फिर और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट का यूज कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमटीपी बोलते हैं ना। तो यही सारा लिखा है कि देयर फॉर रेगुलेट ऑफ पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट एंड नेसेसरी द डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम, और आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में ये हमको जरूरी है। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैव बीन डिवाइस रिड्यूस द, देखो वही आ गया भाई, जो बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर टी आता है आपका, है ना, और भी बहुत सारी डिवाइस होती है, कॉपर टी, मल्टीनोट 375, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारी प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, या फिर कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में आती है तो ये भी डिले करती हैं, या फिर ये रोक देती हैं। तो इनसे भी कहीं ना कहीं हम बर्थ रेट और को क्या कर सकते हैं भाई, ब्रिंगिंग डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमको डाउन करना है। जो बर्थ रेट बढ़ रहा है जिसे, उसको हमको क्या करना है, घटाना है। एंड चेकिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसके मीडियम से भी हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है बेटा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको अल्टीमेटली ये बताना है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है ये कैसे हेल्पफुल है इस जनसंख्या को घटाने के लिए, तो उसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर हम गोनोड्स को हटा दें, है ना, गोनोड्स को हटा दें, तो इनको हटाने से कैन नॉट कंसिडर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, मतलब इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में कंसिडर क्यों नहीं करते, है ना। तो ये क्यों कि जो गोनोड्स होते हैं तो इनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि गोनोड्स में हम क्या करते हैं भाई, गोनोड्स क्या होते हैं भाई, ये मेल एंड फीमेल ये दोनों हो सकते हैं। मेल की बात करें तो मेल में क्या आता है, देखो स्पर्म निकलता है, फीमेल में क्या निकलता है, ओवम निकलता है, तो ये गैमीट है। और गैमीट जहाँ से आए तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, गोनोड्स बोलेंगे। जैसे मेल में टेस्टिस हो जाएगा आपका, फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको हटा दें तो इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में क्यों सम्मिलित नहीं करते हैं, क्यों इसके लिए विकल्प ऑप्शन नहीं मानते हैं, तो ये बताना है। तो देखो अगर हम बात करें बेटा कि सपोज दैट हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकना है, जैसे ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है और इसको हमको रोकना है, प्रिवेंट करना है किसको, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करते हैं। अगर हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकना है तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज दैट हमको एसटीडी को भी रोकना है ना, और दे आर मैनी मेथड। तो एसटीडी को रोकने के लिए कई तरीके हैं, हम गोनोड्स को क्यों हटा रहे हैं भाई, है ना, क्यों हटा रहा है। एसटीडी को रोकने के लिए और भी तो कई तरीके हैं, जैसे नेचुरल मेथड है ना, बैरियर मेथड है, ओरल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, एंड प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। मतलब इन मेथड के तरीके से भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पता चला कि हमने टेस्टिस को हटा दिया, ओवरी को हटा दिया तो लो, है ना, तो फिर तो भाई चाहे मेल हो या फीमेल हो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, जीवन खत्म। तो यही है, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनोड कैन नॉट बी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इसका उपाय नहीं है, ये इसका उपाय नहीं है कि हम गोनोड्स को हटा रहे हैं। बिकॉज इट विल लीड द इनफर्टिलिटी, क्योंकि इनसे इनफर्टिलिटी आएगी, फिर हम कभी भी बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। अनएबिलिटी ऑफ द सर्टेन हॉर्मोन्स, हमारे अंदर हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे जो हमको चाहिए, एंड दैट रिक्वायर ऑफ द नॉर्मल
एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमारे पार्ट के लिए हार्मोन्स जरूरी है। जैसे कि अगर हम मेल की बात करें, सपोज ये मेल है तो मेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और फीमेल की बात करें तो इनसे एस्ट्रोजन निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सेक्सुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, और ये हमारी लाइफ को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब अगर हम टेस्टिस को हटा दें, ओवरी को हटा देंगे, तो ये हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, and only those contraceptive method can be used to prevent the chance of fertilization and rather than making the person infertile forever। तो इसलिए उन्होंने कहा कि केवल हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं या जो गर्भ के रोकने के जो तरीके हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको हटा देंगे तो इससे जो व्यक्ति रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनफर्टाइल हो जाएगा या पांचफन हो जाएगा ना। तो ये आपके तरीके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा कि जो एमनियोसेंटेसिस है, तो आवर कंट्री, हमारे देश में जो एमनियोसेंटेसिस है इस पर बैन है, इस पर प्रतिबंध है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का यूज करते अपन भाई मेल या फीमेल है इसका पता करने के लिए। सपोज अगर कोई बच्चा है तो या तो ये मेल रहेगा या फीमेल, तो इसका सेक्स पता हो जाएगा हमारे इसमें। लेकिन इसको बैन कर दिया तो इस पर उसने कहा कि कमिटमेंट करो, टिप्पणी करो, या इसको बैन करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो देखो इसके दो एस्पेक्ट बेटा। अगर हम एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो पहली बात तो क्या होता है, जैसे ये एम्ब्रियो होता है ना, तो एम्ब्रियो के यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर कौन सा भरा, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भरा होता है। और एम्ब्रियोटिक फ्लूइड क्या होता है, हम लेते हैं बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शंस, और एम्ब्रियोटिक फ्लूइड जैसे ही हम लेंगे है ना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, तो हमको उसके सेक्स के बारे में पता चल जाता है, किसके, मेल या फीमेल जो भी हुआ उसके बारे में पता चल जाएगा। तो एम्ब्रियोटिक सेंटेसिस द प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक है ना। अच्छा, पहली बात तो हम सेक्स के बारे में पता कर लिया। दूसरी बात ये कि हम इसको, अब जैसे ये बच्चा है जो बेबी है, अभी इसका जन्म नहीं हुआ, ये बर्थ इसका होने वाला है, और हमको पता लगा कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका जन्म नहीं हुआ लेकिन इस डिसऑर्डर को हम इसके बच्चे को माँ के अंदर ही क्या कर देंगे भाई, फिनिश कर देंगे। तो हाँ, उसको करने के लिए तो सही है भाई, ये फिर तो ये बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूज टू डिटरमाइन द सेक्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डेवलपिंग ऑफ द फीटस एंड द मदर यूट्रस थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोमल पैटर्न, एंड दिस मेथड वाज डेवलप्ड ऑफ द डिटरमाइन बाय काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब इस मेथड को हमको यूज करना चाहिए डिसऑर्डर को पता करने के लिए, है ना, कि भाई जो फीटस है इसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इसको कोई और समस्या तो नहीं है, इसका कोई जीन तो खराब नहीं है, तो इनके लिए फिर हमको एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए, फिर ये बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिस यूज करते हैं, किसका, एमनियोसेंटेसिस का, क्योंकि हम तो पता चला कि हमको वही लड़की हुई तो लड़की नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, तो लड़की हुई तो हम इसको फीटलिसिस कर देते, इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका मिस यूज है, तो मिस यूज हो रहा था हमारे इंडिया में, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया। तो लिखा भी कि अनयूनिफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक बीइंग मिस यूज, आ गया ना, क्योंकि इसका मिस यूज हो रहा था, क्योंकि बच्चों को पता करने में, इसकी सेक्स को पता करने में, चाइल्ड बिफोर द बर्थ एंड द फीमेल फीटस, अगर कोई फीमेल फीटस हुई, लड़की हुई, तो उसको अबॉर्टेड करवा देते, मतलब उसका अबॉर्शन करवा देते, है ना। तो दिस द प्रिवेंट इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड, ताकि जो फीमेल फीटिसाइड है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या ना हो, तो उसी को रोकने के लिए इसको बैन कर दिया गया। एंड इट इज़ अ बैन द यूजेज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस टेक्निक डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो देखो वैसे हम कर सकते हैं, अगर हमको कोई गंभीर समस्या है बच्चे में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, तो फिर हम एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेक्स को पता करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, तब ये फिर क्या है, बैन है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमको ये बता देना है कि जो एसटीडी है, अगर हम 9 की बात करें बेटा, तो सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल के लिए कौन कौन सी मेथड यहाँ पर असिस्ट की गई हैं टू हैव चिल्ड्रन। तो देखो इनफर्टिलिटी क्या है, पहली बात तो ये इनफर्टिलिटी क्या होती है, जैसे ये कोई मेल पर्सन है, कोई फीमेल पर्सन है, और अगर इनकी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं और ये लगातार
बच्चों को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बेबी नहीं हो रहा, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, इनकी इनफर्टिलिटी, इसी को हम बांझपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा कि इनफर्टिलिटी इज द इनेबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोड्यूस बेबी, है ना, ये बच्चों को प्रोड्यूस करने में इनेबल हैं एंड आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब ये विदाउट कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग का यूज भी नहीं कर रहे, फिर भी इनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं ये क्या है, बांझपन है, इनफर्टिलिटी है। इट माइट टू बी ड्यू टू एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट आइदर मेल एंड, देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनफर्टिलिटी ओनली फीमेल में होती है, बांझ ओनली लड़कियां होती, नहीं, ये लड़के भी हो सकती है ना, दोनों ही हो सकते, तो लिखा भी है कि हमें ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकते हैं। एंड माइट इवन बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर में ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द टेक्निक यूज टू इनफर्टाइल कपल हैव चिल्ड्रन आर एस फॉलो, तो देखो अब ऐसे कपल को हमको भाई बच्चा करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। सर टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, मेल से स्पर्म को लेंगे और फीमेल से किसको लेंगे, ओवम को लेंगे, दोनों को मिला देंगे, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा देंगे, मतलब फर्टिलाइजर यहाँ पर करा देंगे, तो किसमें, टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से मोरुला ब्लास्टोआ, मतलब 8 स्टेज तक जाइगोट बनता रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये लड़की है ना, ये फीमेल है, तो फीमेल का यहाँ पर क्या रहेगा भाई, यूटेरस रहेगा, तो बस इसके बाद मोरुला को अपन कहाँ डालेंगे, यूटेरस में डालेंगे। अगर यूटेरस में डाला तो उसका नाम हो जाएगा IUT, ठीक है ना। और अगर हमने फैलोपियन ट्यूब में डाला तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूटेरस में डालेंगे तो इंट्रा यूटेराइन, है ना, और फिर जिफ्ट हो जाएगा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ZIFT, है ना, तो ये देखेंगे, तो यूटेरस में डाला तो IUT और फैलोपियन ट्यूब में डालो ZIFT हो जाएगा। तो यही लिखा है इसमें कि अगर हम बात करें बेटा कि इनवॉल्व द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द स्पर्म मीट एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, हाँ तो हमने इसमें ही तो मिला लिया, कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में, एंड जाइगोट हैंस प्रोड्यूस, जाइगोट बना लिया, देखो जाइगोट यहाँ पर बना था, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, इसको यूटेरस में करेंगे या फिर फैलोपियन ट्यूब में। अगर यूटेरस में करेंगे तो उसको अपन क्या नाम देंगे, IUT, यूटेरस में करेंगे तो उसका नाम क्या देंगे अपन, IUT, और अगर इसको हम फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो ZIFT डालेंगे, यूज करेंगे। नॉर्मल फीमेल, द बेबी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इस टेक्निक से जो बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। या फिर ऐसा नहीं लिख के आना कि भाई टेस्ट ट्यूब में बेबी का बनना, अरे बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता, टेस्ट ट्यूब में ओनली हम फर्टिलाइजर कराते हैं, बाकी फिर नॉर्मल जो फीमेल रहती है उसके अंदर डालते हैं। फिर आता है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना कि गिफ्ट में हमने क्या दिया, एग दिया, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ गैमीट या ओवम, इसमें हम ओवम का ट्रांसफर करेंगे, ओवम को हम ट्रांसफर करेंगे किससे, डोनर से। देखो ऐसा समझो कि सपोज दैट ये लड़की है और एक ये लड़की है, ठीक है ना, 2 लड़की हमने बना दी, मतलब 2 गर्ल्स यहाँ पर अपन ने बना दिया। अब यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, गिफ्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवम फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द रिसिपिएंट फीमेल ही अनेबल टू प्रोड्यूस एग। अब देखो जैसे ये लड़की A है अपनी और ये लड़की है B, अब B वाली एग को प्रोड्यूस नहीं कर रही, एग को प्रोड्यूस नहीं कर रही, भाई एग को प्रोड्यूस नहीं कर रही तो ये प्रेग्नेंट कहाँ से होगी, तो A वाली लड़की ने क्या किया, अपना एग B वाली लड़की को दे दिया, मतलब ये क्या है, डोनर, ये डोनर होगी, एग को दे दिया, और एग को जब दिया तो उसी को बोलेंगे अपन गिफ्ट, क्या बोलेंगे, गिफ्ट, इसीलिए तो मैंने कहा गिफ्ट में क्या देना अपन को, एग देना है। तो यही लिखा है कि डोनर ने ओवम दिया, है ना, इसको किसको, दूसरी लड़की को, रिसिपिएंट फीमेल हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग, जो एग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, एंड बट एबिलिटी टू कंसीव, देखो एग को भले ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन उसमें प्रेगनेंसी होने की क्षमता है ना, प्रेगनेंसी को कंज्यूम कर सकती है, एंड प्रोवाइड राइट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये हो जाएगी आपकी गिफ्ट। फिर ICSI, ये भी अच्छा है कि इसमें हम क्या कर देंगे, देखो I का मतलब होता है इंट्रा, C का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सीधी बात ये है, ये ओवम है, ये क्या है, ओवम, तो ओवम का ये क्या आंसर है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। हमने यहाँ से क्या लिया, एक इंजेक्शन लिया,
और इंजेक्शन लेंगी, और इंजेक्शन में क्या, इंजेक्शन हमने क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और स्पर्म को डायरेक्टली हम कहाँ पर ओवम की साइटोप्लाज्म में फ्यूज करा देंगे, बस कहानी खत्म। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ICSI। तो लिखा है मेथड इंजेक्टिंग स्पर्म, स्पर्म को डायरेक्टली इनटू ओवम में फ्यूज करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये लेबोरेटरी में कराएंगे तो इसी को बोलेंगे ICSI। फिर AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो यही मेनली ये AI की बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड ट्रांसफेरिंग द सीमेन या स्पर्म फ्रॉम द हेल्दी मेल। देखो इसमें हम क्या लेंगे भाई, जैसे ये लड़का है ना, तो ये हेल्दी है तो इससे हम स्पर्म को लेंगे, है ना, स्पर्म को लिया, है ना। फिर इसके बाद ये लड़की है ना, तो लड़की की वेजाइना के थ्रू स्पर्म को हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पर वेजाइना या फिर यूटेरस द फीमेल, तो इसको स्पर्म को कहाँ पर डाल दिया हमने, वेजाइना के थ्रू डाल दिया। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, जो मेल पार्टनर, अच्छा ये करता कौन है, एम्प्लॉयड व्हेन मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और हैज लो स्पर्म काउंट। अब पता देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए करते बेटा क्योंकि सपोज दैट जो मेल पार्टनर है इसमें क्या है कि इसमें स्पर्म तो निकल रहा लेकिन इसका लो काउंट है, तो जो स्पर्म है प्रॉपरली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर नहीं हो पा रहा। तो हम डायरेक्टली स्पर्म को डाल देंगे, या तो यूटरस में डाल देंगे फीमेल के, या फिर वेजाइना के थ्रू डाल देंगे ताकि इनको मूवमेंट हो सके और ये एग को फ्यूज कर सके। तो इसीलिए हम करते हैं AI आर्टिफिशियल टेक्निक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो 10 में लिखा है कि व्हाट आर द मेजर वन हैज टेक प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD। अगर हमको STD को देखना है या फिर समझना है तो उसको समझने के लिए या STD से बचने के लिए हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए, है ना। तो हमको STD से बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए हमको देखना है। तो पहली बात तो अगर हमको STD से बचना है तो STD क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। तो इसको बचने के लिए हमको सबसे पहले तो किसी अननोन पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना है। फिर एडोलसेंस एंड यंग अडल्ट आर एट द ग्रेटर रिस्क, ये ज़्यादा रिस्क इसी टाइम में रहती है ना, ये क्योंकि यही तो पागलपन वाली एज है, हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा, तो हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, किसी लड़की को देखा घायल हो जाते हैं, है ना। तो यही सारा रीज़न होता है। तो इस टाइम पे हमको अपने आप को कंट्रोल करना है। एंड अकॉर्डिंग द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ताकि हम STD जैसी गंभीर समस्याओं को भी सही कर सके। एंड हैंस द क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमको अवेयरनेस लाना है, STD के बारे में पता करना है कि अगर हम अनजाने में किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, जानबूझ कर आते हैं, तो इनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इनसे हमको STD हो जाता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STD, ताकि हम STD से बच सकें। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर भाई हम जानबूझकर या अनजाने में सेक्सुअल कांटेक्ट में आते भी है तो हमको फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना चाहिए, लाइक कॉन्डोम एंड एज कॉन्डोम। देखो लिखा भी है कि हम कॉन्डोम का यूज करेंगे ताकि इससे हम STD से बच सकें। पर इंटरकोर्स, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ दिस डिसीज, ताकि जो डिसीज है ये फैले ना। एंड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर शुड बी अवॉइडेड, ऐसा नहीं कि हम पता चला कि अननोन व्यक्तियों के साथ बार बार सेक्स करते हैं, है ना, एक व्यक्ति के साथ, उसके बाद दूसरे व्यक्ति के साथ, फिर तीसरे व्यक्ति के साथ, तो ऐसे हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में हमको ये बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। एंड सच में डिसीजन स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्ट इमीडिएटली केस ऑफ डाउट इन द एश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज। पता चला कि हमको एड्स हो गया, है ना, गंभीर समस्या हो गई भाई, सेक्सुअल पार्ट या जो ऑर्गन्स है उन पे कुछ ना कुछ हमको ईचिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसके सिम्टम्स है। तो ऐसी कंडीशन में हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को ट्रीट कराना चाहिए। कौन से डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि झोला छाप के पास गया, उसने टैबलेट दे दी और सही हो जाएगा, ना ना ना, हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि हमारी जो समस्या है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। तो ये इसका आंसर था। अब इसके बाद देखते भाई कि उसने कहा कि जो ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स बताना कि एबॉर्शन कुड बी हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, तो ये क्या है आपका, हाँ ट्रू है क्योंकि ये सडनली हो जाता है। इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी इज द डिफाइंड इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वैल्यू ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी
डिफेक्ट इन फीमेल पार्टनर, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फीमेल के अलावा ये मेल में भी तो हो सकता है, तो आइदर मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। कंप्लीट लैक्टेशन कुड बी हेल्प नेचुरल मेथड एंड कॉन्ट्रासेप्शन एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो, अगर हम कंप्लीट मेथड की बात करें, कंप्लीट मेथड की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो कंप्लीट लैक्टेशन है, सॉरी कंप्लीट लैक्टेशन, तो जो कंप्लीट लैक्टेशन होता है तो कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प नेचुरल मेथड। क्या यह एक तरह का नेचुरल मेथड है? किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का। तो यहाँ पर सी के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम कंप्लीट लैक्टेशन को नेचुरल मेथड नहीं मान सकते। सर क्यों नहीं मान सकते इसको नेचुरल मेथड? क्योंकि आपका जो लैक्टेशन होता है ये नेचुरल इसलिए नहीं है क्योंकि लैक्टेशन भाई एक लिमिट है इसकी, ये अनलिमिटेड नहीं है। लैक्टेशन तो ओनली 6 महीने के रिगार्डिंग होता है, तो अगर ये अनलिमिटेड होता तब इसको हम ट्रू मान सकते थे, लेकिन इसकी एक लिमिट है, मतलब ये लिमिटेड है कि लिमिटेड टिल लैक्टेशन पीरियड 6 मंथ तक। भाई 6 महीने के बाद तो फिर ये नॉर्मली फिर प्रेगनेंटी हो सकती है कि नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, है ना? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो गर्भ निरोधक रहता है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है एक लिमिटेड है, 6 मंथ है, और जब पार्चुरेशन होता है तो 6 महीने तक जो फीमेल रहती है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है, तो इसके रिगार्डिंग ये फॉल्स हो जाएगा। फिर लास्ट से क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, creating about awareness about sex related aspect and effective method to the improve reproductive health and the people। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको इसके लिए अवेयरनेस आना चाहिए, तो हाँ ये आपका राइट हो जाएगा, है ना? तो सबसे जो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले में ट्रू है, सेकंड वाले में फॉल्स है, और थर्ड वाले में आपका क्या है? फॉल्स है, और फोर्थ वाला क्या है? सही है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसके रीज़न लिखे तो रीज़न भी आप पढ़ सकते हो बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर है लास्ट 12। तो 12 में हमको इनकी करेक्शन देना है, स्टेटमेंट की करेक्शन देना है। जैसे इन्होंने पूछा कि सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन, जो आपकी सर्जिकल मेथड है तो यह एक प्रकार से जो गैमीट फॉर्मेशन से, तो उसके लिए किस प्रकार से ये कॉन्ट्रा या प्रिवेंट करती है। तो इसको हम अगर करेक्शन की बात करें तो सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन को तो ये रोकती है, लेकिन सर्जिकल मेथड करेक्शन की बात करें तो सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट फ्लो ऑफ गैमीट। मतलब उन्होंने कहा कि जो सर्जिकल मेथड है गैमीट फॉर्मेशन को तो रोकती है, दूसरी बात ये क्या करती है? फ्लो ऑफ गैमीट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, मतलब जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो इस मेथड के द्वारा हम जो गैमीट का फ्लो है इसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको अपन ने करेक्ट कर लिया, करेक्शन दे दिया। ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जितनी भी एसटीडी है तो क्या ये कंप्लीटली क्यूरेबल है क्या, है ना? तो इसका करेक्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, है ना, ऑल एसटीडी आर क्यूरेबल इफ दे आर डिटेक्ट अर्ली। हाँ क्यूरेबल तो है, लेकिन अगर इनको हमने जल्दी पहचान लिया, जैसे अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स क्यूरेबल नहीं है, इसको हम इनक्यूरेबल, हाँ थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पता चला कि हमको एड्स हो गया तो पहले हमको 60 वर्ष तक जीना था, लेकिन अगर हमने इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कराया तो 10 साल और जी जाएंगे, है ना? तो लेकिन थोड़ा सा लाइफ को, लेकिन हमको मरना तो तय है, ये इसका कोई इलाज नहीं है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन। तो क्या ये रूरल वुमेन के लिए अच्छी है क्या? तो देखो ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द अर्बन, मतलब ये अर्बन के लिए भी है, रूरल के लिए भाई ये तो सबको यूज कर सकता है ना। तो ये फिर क्वेश्चन लास्ट है कि ईटी टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस। तो ईटी टेक्निक मतलब एम्ब्रियो टेक्निक में हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो को हमेशा ही यूटेरस में डालते हैं। तो कब डालेंगे? देखो यूटेरस में, जैसे देखो ये फेलोपियन ट्यूब है और ये यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और ये क्या यूटेरस है। तो अगर अप टू 8 है तो उसको डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से ज़्यादा है तो उसको अपन डालेंगे यूटेरस में डालेंगे। तो लिखा है एम्ब्रियो ट्रांसफर 8 सेल्ड एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब।
अगर 8 सेल तक है तो उसको डालेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 से ज़्यादा सेल बन गई एम्ब्रियो की तो उसको अपन कहाँ पर डाल देंगे, यूट्रस में। तो ध्यान रखना, अगर अप टू 8 तो फैलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 सेल तो उसको कहाँ पर डालेंगे, यूट्रस में डाल देंगे, है ना। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने डे 3 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बेटा आप लोग क्या करो, आप सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि अगर उन्होंने ये नहीं देख रहे तो आप क्या करो, मेरे साथ ही डे 1, डे 2, डे 3, है ना, तो इनको पूरा देखते चाहिए, वॉच करते चाहिए। अब हम नेक्स्ट कल लाएंगे डे 4, तो डे 4 में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, राज सर PCI, और कम से कम 1000 सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, है ना। आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करवाओ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।